आज नीमा के 77वां स्थापना दिवस होटल स्प्रिंग स्काई मुगलसराय में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व जिला आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी गाजीपुर ने अपने उद्बोधन में नीमा चंदौली के चिकित्सकों को संबोधित करते हुए कहा कि नीमा की स्थापना 13 अप्रैल 1948 को हुआ था, जिसकी 1300 से अधिक शाखाएं अपने चिकित्सकों के हितार्थ कार्यरत हैं। उस विशाल संगठन के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए अपने चिकित्सकों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोगों को सेवाएं करने के लिए संकल्प लिया। विशिष्ट अतिथि संजीव कुमार, उत्कर्ष शाखा प्रबंधक मुगलसराय ने मानव सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है। बैंक के माध्यम से गरीबों के लिए जो संभव मदद होगी नीमा संगठन के माध्यम से सहयोग किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नीमा संगठन के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए नीमा संगठन को चंदौली में एक मुकाम हासिल करने का अवसर मिलेगा। नीमा संगठन के लिए नीमा भवन की जमीन रजिस्ट्री कर दी गई है। अब जल्द ही नीमा का कार्यालय अपने भवन में होगा। आपको बताते चलें कि इस बढ़ते ज़रूरत को साथ ही जागरूकता की एक सेमिनार आयोजन करना, निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित करना, मालिन बस्तियों में शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित कर जागरूक करना। इस अवसर पर डॉक्टर एस.सी. श्रीवास्तव, डॉक्टर स्वामीनाथ, डॉक्टर बलराम गुप्ता, डॉक्टर के सिंह, डॉक्टर मृत्युंजय, डॉक्टर पी.एन. तिवारी, डॉक्टर संजय त्रिपाठी, डॉक्टर एस.एन. तिवारी, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, डॉक्टर लक्ष्मी शंकर यादव, डॉक्टर मुस्तकीम, डॉक्टर इमरान, डॉक्टर अनिल पांडे, डॉक्टर अनिल शर्मा, डॉक्टर एस.के. शर्मा, डॉक्टर कमला सिंह, डॉक्टर दीपू सोनी, डॉक्टर सतीश चौहान, डॉक्टर डी.एल. चौहान, डॉक्टर सुधीर, डॉक्टर लवकुश इत्यादि लोग मौजूद रहे। संचालन डॉक्टर आर.के. शर्मा, सचिव नीमा चंदौली ने किया। आइए देखते हैं। इस मंच पर आसीन हमारे मुख्य अतिथि सीएमओ साहब और हमारे डीओ साहब और अध्यक्ष जी और हमारे अग्निशमन अधिकारी और जिला औषधि निरीक्षक अधिकारी, सबको मेरा नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे चिकित्सक बंधु, सबको मेरा नमस्कार और स्वागत है जो यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं 77वां नीमा के स्थापना दिवस के अवसर पर, जो हम लोग हर्षोल्लासित हुए हैं और हमेशा गौरवान्वित रहेंगे। नीमा संगठन एक मजबूत संगठन है जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा है और उसके माध्यम से बहुत से चिकित्सकीय कार्य में सुविधा हो रही है। हमारा चंदौली एसोसिएशन भी अपने उच्च स्तरीय कार्य पर अग्रसर है और हमारे सीएमओ साहब की इस पर कृपा हमेशा बनी रहती है और रहेगी। आगे उम्मीद करेंगे हम लोग पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। हमारे अध्यक्ष जी जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, सचिव वह जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, हमेशा वो साथ दें, जिससे हमारे जिला में सभी चिकित्सक बंधु को उनका साथ ला करके हर कार्य में हमको सुविधाजनक चीजें प्राप्त हो। हम सीएमओ साहब से मैं एक आग्रह करूंगा कि जो हर साल हम लोग के अस्पताल का रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई चल रही है, बहुत से कुछ असुविधा का उसमें सामना करना पड़ रहा है। जैसे 10 बेड के ऊपर कुछ जल भूगर्भ का जो कि बहुत से परेशानी हो रही है। हर अस्पताल, छोटे अस्पताल के सामने या उसको बनाने के लिए बहुत सी पैसे खर्च करने पड़ेंगे और उनको असुविधा का सामना करना पड़ेगा। तो मैं अनुरोध करूंगा कि इसमें कोई भी बीच का रास्ता हो उसको अगर सुझाएं तो हम लोग के लिए बहुत कृपा होगी। और हमारे अग्निशमन अधिकारी जी तो बहुत ही कृपा हम लोग करते हैं, हम लोग का हर सुविधाजनक अग्नि के समय में समक्ष करते हैं। और हमारे औषधि अधिकारी जो हैं वो भी जितने भी हमारे मेडिकल स्टोर हैं मुगल चंदौली जिला में, सबके साथ ही उचित और अच्छा व्यवहार करते हैं, जिसे उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ हमारे नीमा के सभी चिकित्सक बंधु, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि संगठन को इसी तरह से मजबूत बनाए रहें, जिससे हम एक साथ मिल करके हर एक से कठिन चीज़ों को प्राप्त कर सके और अपने अधिकारी लोग, जिले के सभी लोग का सम्मान कर सके और उनको ऐसे ही बुला करके हम लोग उनसे आशीर्वाद लेते सकें। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं सबको नमस्कार के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भाई। और हमारे नीमा के पूर्व अध्यक्ष और गाजीपुर के पूर्व डीओ डॉक्टर आनंद विद्यार्थी जी, अग्निशमन अधिकारी महोदय, औषधि निरीक्षक महोदय और हमारे यहाँ जो उत्कर्ष बैंक के अधिकारी आए हैं, उन सभी का हम अपने यहाँ नीमा की तरफ से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और साथ ही साथ हमारे डॉक्टर्स बंधु, जितने हमारे डॉक्टर साथी हैं, उन सबका यहाँ पर स्वागत है। और हम एक ही निवेदन करते हैं, एक ही बात रखते हैं, कलयुग ये संघे शक्ति। इस कलयुग में हमेशा शक्ति, आज ही नहीं बल्कि हमेशा से शक्ति की विजय हुई है। हम चाहते हैं हमारे सभी लोग आपस में मिलजुल करके कार्य करें। और हमारे सीएमओ साहब की तो हमेशा कृपा बनी रहती है हमारे संगठन के ऊपर, इसमें दो राय नहीं है। हम उनका स्वागत नहीं करेंगे। और हमने ये भी देखा है कि अभी जो हम लोगों का, हम तो अपने प्रधान संघ के माध्यम से भी सीएमओ साहब को का स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारा और सीएमओ साहब का कई बार आमना सामना हो चुका है और हमने उनको प्रधान संघ के हिसाब से भी उनको अपना दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे सीएमओ साहब जहाँ भी कहीं गए हैं, वो अपने सिस्टम के आधार पर हम लोगों को हमेशा लाभान्वित करते आए हुए हैं। इसलिए हम लोगों की उनसे कोई शिकायत नहीं है। हम एक ही अपेक्षा रखते हैं कि हमेशा उनका आशीर्वाद हमारे संगठन के ऊपर बना रहे और हमारे डॉक्टरों के ऊपर बना रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। आयोजित इस होटल स्प्रिंग स्वाइन में मंच पर विराजमान हमारे चंदौली जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, विशिष्ट अतिथि मुख्य समन अधिकारी चंदौली एवं विशिष्ट अतिथि औषधि निरीक्षक अधिकारी चंदौली। सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व डीओ गाजीपुर डॉक्टर आनंद विद्यार्थी जी, और आप नीमा के हम लोगों के संरक्षक भी हैं और उत्तर प्रदेश के इस समय जो है सर्जरी विभाग के जो है आप उपाध्यक्ष भी हैं। आप जो है BHU से जो है MS की उपाधि प्राप्त किए हैं। आप ही के मार्गदर्शन में चंदौली नीमा यहाँ तक पहुँची हुई है। सभागार में बैठे हुए हमारे चंदौली जिले के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, सभी लोगों को मैं चंदौली की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और आज इस प्रोग्राम के जो संयोजक हैं अमित जी, उत्कर्ष बैंक वाले, इन लोग के बैंक पूरे परिवार को जो है मैं चंदौली नीमा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, इस समय तमाम प्रोग्राम नहीं है। सीएमओ साहब मना किए, लेकिन मैंने निवेदन किया कि 5 मिनट समय मिल जाए हम लोग को, इसी पर अच्छा रहेगा। अग्निशमन अधिकारी भी यही बात कहे, वो भी, लेकिन सभी लोगों से मैंने क्षमा याचना किया। आप लोग जो है अपना बहुमूल्य समय निकाल के इस चंदौली नीमा के जो है गरिमा को बढ़ाया है। मैं नीमा चंदौली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रही बात सीएमओ साहब की, तो वाकई इसके पहले बहुत सीएमओ आए गए, आप लोग देख रहे हैं। वो 3 साल में जो हम लोग को सुविधाएँ मिली है, और ये है कि सीएमओ साहब की एक आवाज़ के ऊपर भी नीमा चंदौली तैयार रहता है। सीएमओ साहब का जब भी कोई फरमान आया होगा, कोई भी फरमान आया होगा, चाहे डिस्प्ले अभी स्टाफ पर जो जो चीज़ की कार्रवाई आती है, आपका फोन आता है, चंदौली नीमा जो उसको तुरंत तैयार कर देती हुई है और उस चीज़ पर खरीद करती है। डिस्प्ले हो या जो भी चीज़ हो, जो है हर चीज़ में चंदौली, जब भी आप लोगों का फोन आता है, इसको हम लोग पहले ईमानदारी से करते हैं और खड़े रहते हैं। तो मैं सीएमओ साहब से यही निवेदन करूंगा कि जिस तरह से आप हम लोग का सहयोग करते आ रहे हैं, इसी तरह से सहयोग हम लोग का बराबर आपका बना रहे। मैं देखता हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग कुछ बहुत लंबा नहीं जाना चाहते हैं, सीएमओ साहब का समय भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि इस समय BMS वालों को जो दुर्गत हुई है, किसी की नहीं हुई। BMS चिकित्सा के नाम पर आप देखते होंगे कि जब भी अभी कोरोना महामारी पड़ी थी, तमाम तरह की परेशानियां पड़ी थी, सारे बड़े बड़े डॉक्टर अंदर हो गए थे। BMS के डॉक्टर कितने जो है अपनी चिकित्सा दिए गांव देहातों में हर तरह से। लेकिन आप इसमें नहीं कि सीएमओ साहब अपने तरफ से कोई नियम कानून बना देते हैं, जो गवर्नमेंट के आता है भाई उसको फॉलो करना पड़ता है, हम लोग फॉलो करते हैं।
अभी डिस्प्ले कोई ले लिए, हम तो समझते हैं कि चंदौली जिले में हमारे जो 20 अस्पताल आपके यहाँ रजिस्टर्ड हैं, सबके यहाँ डिस्प्ले या जो कुछ भी लग गया। मैं इसी मुगलसराय में देखता हूँ कि बहुत जगह जो आज भी लोग प्रैक्टिस करते हैं उस तबके के डॉक्टर हैं, कोई इस चीज़ को फॉलो नहीं करता। छोड़िए अब उनसे क्या है, लेकिन ये है कि जो भी सीएमओ साहब का फरमान आया उसको हम लोग बराबर पूरा किए और पूरा करेंगे। अब इस समय रजिस्ट्रेशन की बात आई है, सीएमओ साहब 5 मिनट बताएंगे भी। आप लोग जानते भी हो कि क्या पेपर कापी कागज तैयार करके देना है, एक मुश्त आपको लोग दीजिए। हमारे लिस्ट में 22 लोग हैं, मैं फाइल को जमा करूंगा एक बार ले जाके आप लोगों को। डीओ बनारस वाली फाइल डीओ साहब से भी बात हो गई है, दूर रहते थे नहीं आ पाए हैं। संजोग की बात है कि आनंद विद्यार्थी जी भी कमेटी में हैं, तो वहाँ भी आपको करवा लीजिए। और अग्निशमन अधिकारी की बात रही तो इसके पहले सुभाष थे मुख्य समन अधिकारी, लेकिन मैं समझता था कि बहुत कम स्थानों फायर लगा था। लेकिन आप जब से आए पूरे मुगलसराय में देखा करीब करीब लगभग सारे अस्पताल लगवा लिए, एनओसी मिल गई। वो एनओसी 3 साल के लिए मिल गई है। जितनी कुछ कारणवश छुट्टी हुई है, त्रुटियां हैं, तो वो भी सब हो जाएगी। 2-1 दिन फॉर्म दे के 30 तारीख लास्ट डेट है, उस बीच तक सारे फॉर्मेलिटी पूरा करके आप लोग करवा लीजिए। कुछ नियम कानून है जो बताएंगे उसी हिसाब से पता भी आप लोगों को। लेकिन दिक्कत ये होती कि जो सीपीसी वाले हैं, आज हम लोग 10 दिन 8 दिन से मीटिंग से कहे, अभी तक आज तक रसीद नहीं कर पाए। यही होता सीपीसी वाले तो भाई पहले ये था, अब सिलकान वाला है वो भी परेशान करके बताए 10 दिन से कोई रसीद नहीं कटी, सब लोग परेशान हैं। तो इसी चंद शब्दों के साथ हम आए हुए हमारे जो सभी अतिथि लोग हैं, सभी लोगों का नीमा चंदौली के परिवार की तरफ धन्यवाद देता हूं, क्योंकि समय बहुत कम है, आप व्यस्तता में आए हैं, इसलिए मैं बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूं। इतना जरूर कहूँगा कि हम लोगों के ऊपर थोड़ा से आप लोगों की जो है कृपा यदि बनी रहेगी तो इस आयुर्वेद वालों का जो है कल्याण हो जाएगा। अब क्या करें, हम लोगों का तो अंतिम पड़ाव है। और नीमा को आप लोगों को कहूँगा कि पहले संख्या हम लोग की 2-4 की होती थी, आज अच्छी हो गई। आप इस संगठन को मिलजुल के अच्छे ढंग से काम करिए, अधिकारियों की बात को मानते रहे, कोई समस्या नहीं है। धन्यवाद। आयोजन में हम लोग भी आए, मतलब हम लोग ग्रेटफुल हैं कि सर आपने मतलब इनके रमेश सर के द्वारा हमें इन्विटेशन मिला कि आप अपनी एक एक्टिविटी करिए और परफॉर्म करिए। बैंक के बारे में तो सर है वो तो लगा ही रहेगा, लेकिन हम सर आज इस पार्टिसिपेशन में आए और हम इस एक्टिविटी को सर अच्छे से किए और अपनी बातें रखें, जुड़े आपसे और आप हमसे जुड़े। और थैंक यू सो मच सर, आप आए और इस चीज़ का हमें समय दिए, हम इस पार्टिसिपेट में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। धन्यवाद। हम अपना विचार रखते हैं, हम लोगों के लिए स्थापना दिवस के अवसर पर अपना आशीर्वचन दें रमेश लाल जी। उपस्थित अन्य पदाधिकारी एवं नीमा के सदस्यगण, आप सभी लोगों को नीमा के स्थापना दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और अमूमन हर आज डॉक्टर जो है तो बिना मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी आगे काम नहीं कर सकता और सभी लोगों को मेडिसिन की रखने की आवश्यकता होती है। इसमें एक आप लोगों को पता होगा कि भाई डॉक्टर्स अंडर ड्रग कॉस्मेटिक केयर की शेड्यूल के अंदर उनको थोड़ी बहुत इमरजेंसी मेडिसिन रखने की मात्र परमिशन है, जो कि ज़्यादा 2-2.5 तक की है, जो इमरजेंसी के तौर पर रखी जा सकती है। इसके लिए कोई बाध्यता नहीं, कोई नियम कानून नहीं। और अगर इससे ज़्यादा अगर मेडिसिन पेश करते हैं तो इसके लिए को नियमानुसार ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के तहत लाइसेंस प्राप्त करना होगा, जो कि हमारे विभाग द्वारा जारी होता है। लाइसेंस प्राप्त करने में सब कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई है और रिटेल लाइसेंस के लिए शायद हमारे ख्याल से आप सभी लोगों को जानकारी होगी। अगर किसी की जानकारी नहीं है तो मैं बता देता हूँ। उसके लिए आपके हॉस्पिटल प्रीमिसेस का एक कमरा चाहिए, ये जो मानक 10 स्क्वायर मीटर पूरा करना चाहिए। साथ में उसमें बिजली सट्टा की व्यवस्था होनी चाहिए। कोल्ड स्टोरेज मेडिसिन के लिए आपके लिए रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता होती है, वो एक अनुसार लाइसेंस प्राप्त करके ही मेडिसिन को पजेस्ट करें और किसी प्रकार का नियम का उल्लंघन न हो, इसके लिए वो सचेत हो जाए।
धन्यवाद। अपना मार्गदर्शन दें। होने का एक शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ। इसके लिए नीमा के कार्यकारिणी के सदस्य अध्यक्ष जी विशेष रूप से उनका आग्रह था, क्योंकि कार्यक्रम तो आप लोगों का बहुत हुआ लेकिन मैं पहली बार सम्मिलित हो पाया, तो नीमा के सदस्यों कार्यकारिणी के सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस शुभ अवसर पर हमें उपस्थित होने का मौका मिला आप लोगों के बीच। मंच से ही सभी लोग संबोधित कर रहे हैं, इसलिए मंच पर जो भी विराजमान है समकक्ष हो हमसे ऊपर हो, सभी को मैं अपना नमन करते हुए अपनी बात आगे बताऊंगा जो कुछ आप लोगों के हित में हो अग्निशमन के प्रति। जैसे कि धन्वंतरी जी की आज पूजा हुई तो 14 रथ जो निकले थे समुद्र मंथन से, उसमें धन्वंतरी जी भी थे। श्रीमणि रंभा मारणी अन्वेषण खगेरा कल्पदुर्ग शशि से धन्वंतरी विस्तार। उसी तरह से अग्नि आग पाषाण काल से आई हुई है। हम किसी भी धर्म के अग्नि की खोज या आविष्कार या उत्पत्ति जब भी हो, जैसे धन्वंतरी के आप डॉक्टर लोग पूजा कर रहे हैं, उसी तरह से अग्निशमन विभाग भी अग्निशमन सेवा विभाग होता है। तो पाषाण काल से इस अग्नि की उत्पत्ति हुई, विस्तार होता गया, विकास होता गया, काल चक्र बदलता गया, नए नए आविष्कार हुए, अग्नि भी विद्युतों की होती चली गई। थोड़ा विषय तो मेरा लंबा है, साहब का आदेश हो तो मैं 10 मिनट बढ़ा के बोल दूं। तो अब यह है कि पहले क्या होता था, आगे क्या होगा, लेकिन वर्तमान में सोच के चलना चाहिए। मैं आपके जनपद में आया तो फायर की एनओसी के संबंध में या फायर सेफ्टी के संबंध में बड़ी ही स्थिति खराब थी, लेकिन आपके अध्यक्ष जी हमसे मिले, अन्य लोग भी मिले, अन्य संस्थाओं के लोग भी मिले। मैंने उन लोगों से स्पष्ट कहा कि देखिए ऑनलाइन गवर्नमेंट की स्कीम है, फायर सर्विस पोर्टल बना हुआ है, उस पर आपको ऑनलाइन क्लियर कट दिया जाएगा। उसके लिए कुछ शर्तें हैं, भवन आपका नया हो या पुराना हो, उसका मानचित्र बनना चाहिए। मानचित्र बहुत लोग, क्योंकि देखिए त्रुटियां बहुत हैं, विकास प्राधिकरण मुगलसराय में लागू है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस विकास प्राधिकरण के अनुमोदित मानचित्र के अनुसार बनाता ही नहीं है। तो ये होटल ही नहीं बना है तो दूसरे की बात छोड़ दीजिए, जहां हम लोग बैठे हैं। तो मैंने कहा कि जिस दशा में आप हो उसी का आप नक्शा बना लीजिए, जिस इंजीनियर से बना लीजिए, और ओनर जो हो उनका हस्ताक्षर करा लीजिए। और फायर सेफ्टी की भवन के अनुसार ही होती है सुरक्षा व्यवस्था, ग्राउंड फ्लोर का हो या ग्राउंड फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, उसके अनुसार हमारी चर्चाएं होती हैं। उसके अनुसार हमने कहा कि जो भी फायर सेफ्टी आप लोग कर लेंगे, अब मेरे फायर सर्विस का वाहन वहां तक पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि हमारी कोई भी ड्यूटी बगैर फायर सर्विस के वाहन के हम कुछ भी नहीं कर सकते। सिविल पुलिस तो डंडा लेके घूमती है, पिकेट चौराहे सब जगह रहेगी, लेकिन हमारी जो भी ड्यूटी हो, किसी के यहाँ आग लगे, जीव रक्षा में करूँ, वीआईपी करूँ, हेलीपैड ड्यूटी करूँ, शांति व्यवस्था करूँ, मेला प्रदर्शन में, जब सब हम लोग वाहन से जाते हैं, तो उस जगह तक मेरा वाहन जाना चाहिए। इसीलिए हम लोग आपके नक्शे में या स्थलीय निरीक्षण में कहते हैं कि पहुंच मार्ग है कि नहीं। बहुत जगह समस्याएं आती है, लोग कहते हैं कि छोटी गाड़ी भेज दीजिए। मान लीजिए कि छोटी गाड़ी आग लगी और उस समय उपलब्ध ना हो तो बड़ी गाड़ी नहीं जाएगी, तो विभाग की छवि खराब होगी कि एनओसी क्यों दिया गया कि यहाँ साधन ही नहीं जा रहा है। तो हमारा एक निर्देश है, सुझाव भी है कि जो भी एनओसी लेते हैं तो पहुंच मार्ग आप लोग देखिए। अन्य मान लीजिए परेशान है, आप किसी को भी परेशान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहुंच मार्ग पर आप रहेंगे तो आपके यहाँ मरीज भी अच्छे ढंग से जाएंगे। अगर आपातकाल में सहायता भी करना है तो अन्य विभाग फायर के साथ साथ भी पहुंचेगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात कि जो भी हमारी एनओसी होती है ऑनलाइन होती है, उसमें पारदर्शिता है। पारदर्शिता है कि यूआईडी नंबर मिला हुआ है। कुछ लोगों की समस्या आ रही है कि नामकरण चेंज होने की बात है, तो चूंकि भवन तो वही है, अब नामकरण चेंज होगा तो नई एनओसी जाएगी, तो नई एनओसी के लिए नए सिरे से नक्शा बनेगा, यानी कि उस नक्शा, भवन तो वही है लेकिन नाम नक्शे बदल जाएगा। मान लीजिए कि ओनर भी बदल जाए, इंजीनियर भी बदल जाए, तो हस्ताक्षर सब कुछ, फायर सेफ्टी लगी हुई है, उसी चीज को कॉपी कर देना है, कोई नई चीज नहीं है। क्योंकि ये बातें डॉक्टर साहब द्वारा
आपके अध्यक्ष द्वारा उठाई गई थी। तो हमने कहा कि उसका भी समाधान है, आप लोग कहेंगे तो मैं कर दूंगा। एप्लीकेशन आनी चाहिए, शपथ पत्र आनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में हम चेंज कर रहे हैं। बहुत लोग विवाद के चलते कहते हैं, बहुत का नामकरण मान लीजिए कि सूट नहीं कर रहा है या कोई अपने विभाग का उच्चीकरण कर रहा है, उसके चलते भी होता है। तो उसमें कोई हमारे विभाग से समस्या नहीं है। और नया पुराना कोई भी भवन हो उसमें हॉस्पिटल चलता है। ये सोचने की चीज है कि नया है या पुराना है, हमें केवल फायर सेफ्टी से मतलब रहती है और कुछ मतलब नहीं रहता है। आप जिस लेवल पर है उस तरह से व्यवस्था करिए। हमारे यहाँ द्वारा एनओसी स्पष्ट रूप से मिलेगी। और यह इसको आप लोग धन्यवाद दीजिए अपने सीएमओ साहब का कि हम उनके द्वारा बहुत सहयोग किया जा रहा है। मैं गाजीपुर का भी प्रभारी हूँ, अब 4 तारीख से छोड़ा हूँ। गाजीपुर में एनओसी नहीं हुई हॉस्पिटलों की, इसलिए कि कोई फायर सेफ्टी ही नहीं कर रहा था। तो नहीं कर रहा था तो जांच होगी, घटना घटेगी, तो कम से कम मीडिया वाले कोई भी जाए तो ये तो कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर फायर सेफ्टी है। अब ये काम है कि फायर सेफ्टी है तो मेंटेन करना आपका काम है। जैसे कि आप हॉस्पिटल में रोज बेडशीट बदल रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो एक कर्मचारी रखिए जो फायर ऑपरेटर के तौर पर हो, कि वो कम से कम उसको देख रेख करे कि हाँ हमारा जो भी उपकरण लगा हुआ है कार्यशील है कि नहीं। अगर कमी है तो वो हमारे यहाँ विभाग में डायरेक्ट नंबर ही है, सूचना देते। बहुत लोग यहाँ पर पूर्व की स्थिति में क्या थी कि प्रत्येक वर्ष जैसे बैटरी चार्ज कर रहे हैं मोबाइल का, उसी तरह से प्रत्येक वर्ष फायर उपकरणों का नवीनीकरण करते थे। कुछ नहीं, कंपनी जब 3 साल के लिए दे रही है गारंटी, तो हमारे विभाग की भी गारंटी है। आप लोगों को मैं स्पष्ट कर दूं। हाँ, बीच में आपका खराब होता है तो उसको आप बदल लीजिए, चेंज कर लीजिए, जो भी करिए। लेकिन जो लगा हुआ है, अब हमारे यहाँ से हमेशा स्कीम चलती है। अभी 12 तारीख से हॉस्पिटल होटल की स्कीम चल रही है, उसमें मैं कोशिश करूंगा सीएमओ साहब कि जितने हॉस्पिटल जनपद में है लगभग सबका एक बार निरीक्षण करा देंगे। और ये लोग यहाँ जो फायर सेफ्टी है उसको हम लोग डेमो भी दे देंगे। कल से ही स्टार्ट मैं कराया हूँ, 20 तारीख तक करना है। मेरा एक अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह भी कल से चलने वाला है। 14 अप्रैल 1944 को अग्निशमन विभाग की उत्तर प्रदेश में स्थापना हुई थी। संयोग से या दुर्भाग्य से कहिए कि 14 अप्रैल 1944 को ही मुंबई शिप यार्ड में स्टीफन से बर्ट एक पानी का जहाज था, उस पर आग लग गई। 66 फायर सर्विस कर्मी जल के मर गए। उनकी याद में पूरे भारतवर्ष में 14 अप्रैल को अग्निशमन स्मृति दिवस मनाया जाता है। और ये बृहद पैमाने पर मैं तो पंपलेट भी छपवाया हूँ, कुछ लाया भी हूँ, आप लोग को मैं दे देता हूँ। आप लोग और छपवा के, क्योंकि उसमें सुरक्षा उपाय ही दिया गया है कि नगर क्षेत्र हो, मंजिली इमारत हो, उद्योग हो, होटल हो, खेत खलिहान हो, कैसे आप बुझाएंगे, क्या करेंगे, वो चीजें उसमें उल्लिखित हैं। और हमारा कार्यक्रम चलता है, उसके तहत अग्निशमन विभाग से किसी भी प्रकार की परेशानी, मैं दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन सहयोग हमारा 100% रहेगा। दूसरी बात है, कभी कभी लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी डॉक्टर है, साइंस के छात्र तो 100% है। क्यों डॉक्टर साहब? तो चूंकि देखिए, आग जितने प्रकार का पदार्थ है उतने प्रकार की आग होती है। बचपन से पढ़ाया गया है कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। आग भी 3 प्रकार की है, ठोस, द्रव, गैस। अब उसमें देख लीजिए कि कौन चीज किस प्रकार की। 2 नई आग आ गई, इलेक्ट्रिक की और मेटल, तो 5 प्रकार की आग हो जाती है। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, 5 प्रकार की आग है। आग का वर्गीकरण या विभाजन करेंगे तो 5 प्रकार की आग हो जाती है। ठोस की आग, द्रव की आग, गैस की आग, बिजली की आग और मेटल की आग। बुझाने की भी 5 ही विधि है। आग बुझाने की भी 5 ही विधि है। ठोस पदार्थ की कोई भी आग हो, उसको हम लोग कूलिंग मेथड कहते हैं। यानी कि आग के लिए 3 तत्व चाहिए, जलने वाला पदार्थ और ईंधन। जो जलने वाला पदार्थ है ईंधन हो गया, उसके साथ टेम्परेचर, क्योंकि इस वातावरण में टेम्परेचर है जो जितना रहे, जो जितने पर जल उठे। और इस वातावरण में 21 पॉइंट कुछ ऑक्सीजन है। जैसे हमारे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन मस्ट है, उसी तरह आग के लिए अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आग लगेगी ही नहीं। आपको गारंटी मैं दे रहा हूँ।
इसलिए इन 3 पदार्थों को हमें विभाजित करना है। इसी को ट्रायंगल ऑफ फायर हम लोग कहते हैं, आग का त्रिभुज। तो त्रिभुज अगर 2 भुजा है तो त्रिभुज बनेगा नहीं, 3 चाहिए, तो 3 तत्व मस्ट है आग के लिए। तो ठोस पदार्थ की आग को हम लोग कूलिंग मेथड से बुझाते हैं, यानी कि पानी हम डालेंगे, ठोस पदार्थ की जो भी आग हो, पानी डालेंगे तो हमारा काम क्या होगा कि टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो जब 3 में एक चीज डाउन हो गया तो आग बुझ गई। उसी तरह ये लिक्विड की आग है, तो लिक्विड की आग पर हम कोशिश करते हैं, वहां भी हम या तो पदार्थ को ढक के, अगर छोटा पदार्थ है तो ढक देते हैं, बड़ा पदार्थ है तो ढक नहीं पाते हैं। तो जो भी फायर सेफ्टी रहती है उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि स्मदरिंग मेथड कहते हैं, यानी कि स्मदरिंग का अर्थ होता है दम घुटना, यानी कि ऐसी विधि हम, जैसे हम नाक मुंह कान बंद कर देंगे तो मर सकते हैं, उसी तरह से हम कोशिश करते हैं स्मदरिंग मेथड में कि लिक्विड पदार्थ की आग को हम बुझाते हैं। अब जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, मान लीजिए 1 लीटर पेट्रोल है, जल रहा है, तो अगर उस जल रहा है तो हम पानी डालेंगे तो और ऊपर आ जाएगा, तेल जो है ऊपर आ जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक कुछ नहीं है तो पाउडर ले लीजिए, घर में मिल जाएगा, वही फेंक दीजिए, उस तेल पर झाग बन जाएगा, यानी कि उस तेल पर एक लेयर बन जाती है झाग की, ऑक्सीजन से संबंध खत्म हो जाता है। तीसरी विधि में हम क्या करते हैं, स्टारवेशन मेथड कहते हैं, यानी भूखों मारना, यानी कि जैसे ये 3-4 बोतल है हमारे पास, अगर एक बोतल में आग लग गई तो हम जलने वाले पदार्थ को ही हटा देते हैं, तो एक जला 2 तो हमारा बच गया। तो स्टारवेशन मेथड में हम यही काम करते हैं कि जलने वाले पदार्थ को ही हटा देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। यानी हमें खाने की 5 रोटी खाने की इच्छा है, 2 रोटी खा के छोड़ दीजिए तो भूख मरेगी, भूख तो लगी रहेगी, तो आग को जलने के लिए पदार्थ ही हटा देते हैं। इलेक्ट्रिक की आग सबसे खतरनाक हो गई है, गैस की आग सबसे ज्यादा खतरनाक हो गई है, क्योंकि ये पूरे वातावरण में गैस फैल जाती है, तो वहां पर त्वरित कार्रवाई करते हैं, क्योंकि एक छोटी चिंगारी ही विकराल रूप लेती है। तो कोशिश किया जाए कि जो छोटा रूप है उसको वहीं पर हम दबाते हैं। थोड़ी हिम्मत रखी जाती है, गैस सिलेंडर हर एक घर में है, अगर रिसाव हो रहा है, क्योंकि जलता हुआ सिलेंडर खतरनाक नहीं होता है, उसकी एक क्षमता है कि 1 मीटर 2 मीटर तक जाएगी लो, उससे अधिक नहीं जाएगी। लेकिन अगर गैस का रिसाव हो रहा है तो पूरे ये हाल में फैल सकती है। तो उस कंडीशन में हमें स्विच ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए, नेकेड लाइट नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि स्विच भी ऑन ऑफ हम करते हैं तो चिंगारी निकलती है, नेकेड लाइट ले जाएंगे तो वैसे भी ले जाएंगे। तो वहां पर ही कोशिश करिए कि जो भी कैमरा है, गैस है, कुछ भी है, हम उसको बंद करते हैं। गैस सिलेंडर है, अगर हिम्मत होती है तो लाइट मत जलाइए, कोशिश कर दीजिए। आया आपके पास जब भी सिलेंडर आता है तो एक ढक्कन लगा रहता है ना, तो उसी से आप बंद कर सकते हैं, कोई विशेष जरूरत नहीं। हाँ, लौ जल रही है तो एक काम करिए कि आपके घर में बोरा हो, चादर हो, दरी हो, कोई चीज हो, गीला करके जोर से उसको मार दीजिए, ढक दीजिए, वो लौ भी दब जाएगी, ऑक्सीजन से संबंध भी खत्म हो जाएगा, और जल जो रही है सिलेंडर जो है वो ठंडा हो जाएगा। तो ये चीजें हैं कि गैस की आपको बुझाते हैं। इलेक्ट्रिक पर पानी कभी भी भूल के नहीं डालना है, इलेक्ट्रिक पर पानी भूल कर भी नहीं डालना है, क्योंकि करंट मार देगा, खाली पर रहेंगे तो ऐसे नहीं होगा। तो उसमें सबसे अच्छा उपाय होता है कि कहीं जहां भी आपका बोर्ड लगा हुआ है या चेंजर है, कोशिश करिए, हॉस्पिटल हो, घर हो, कुछ भी हो, चेंजर से ही बंद करने की कोशिश करिए। हम लोग तो देहात में जाते हैं, बहुत आसान तरीका बताते हैं, देहात के लोग हैं, हम लोग भी देहात के रहने वाले हैं। मिट्टी का धोना देखे हैं, मान लीजिए कि यहीं पर तार शॉर्ट सर्किट कर गया तो क्या करेंगे, घर रहेगा तो किचन में आटा है, उसी आटे से आप तार पर दूर से फेंक दीजिए, जाके आटा चपक जाएगा। वही चीज मिट्टी का धोना भी काम करता है, उसको हम फेंक देंगे, हमें किसी तरह से ढकना है, ऑक्सीजन से संबंध कटा करना है। तो बिजली की आग दूर से ही बुझाने की कोशिश करना है, पानी नहीं डालना है। अगर फायर उपकरण आपके पास है, क्योंकि गलती लोग करते हैं, आपके पास पाइपलाइन भी लगी हुई है, हाइडेंट भी है, होजरी भी है, पानी मत डालिएगा डायरेक्ट,
पानी ठोस पदार्थ पर ही डालिए। उस सामान को बिजली से कट ऑफ करने की जरूरत है और चेंजर से बंद करिए, जैसे करिए। उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास एबीसी जो पाउडर का है या CO2 गैस का है, उससे आप उसको बुझा सकते हैं। और पांचवी जो मैं मेटल का कह रहा था, हम लोग भी नहीं समझ पाते हैं कि किस किस केमिकल से वो बना हुआ है, क्योंकि रास्ते में जाके देखिए बहुत गाड़ियां जा रही हैं, पानी डालेंगे रिएक्शन कर जाता है। एक बार हमारे सामने बलिया में ही घटना घटी, कार्बाइड कहीं भी बिकता है, पानी से टच में करेगा उसमें स्वतः आग लग जाती है। हम लोग गए, गुमटी में चोरी छुपे बेच रहा था और मैं उससे पूछा कि क्यों कार्बाइड है, तो कहा कि हाँ। अब हुआ क्या था, बारिश की बूंद बस खुला हुआ था, पकड़ लिया। हम पानी डाल रहे थे, वो आग सुरसा की तरह बढ़ती जा रही थी। हमने पानी रुकवा के CMO साहब रोड के किनारे से मिट्टी में खुदवाया, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर मेरे पास नहीं था। 1 किलो मिट्टी में डाल दिया हुआ। तो ये चीजें हैं कि प्रकृति नेचर देखा जाता है, डायरेक्ट पानी उस तरह की चीज नहीं को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो खतरनाक चीजें होती है। हम लोग तो देहात में भी जाते हैं, खेत खलिहान की आग लगती है तो काउंटर फायर भी करते हैं, बीटिंग मेथड से भी आग बुझा देते हैं, पीट पीट के सब कुछ है। तो ये आग का प्रकार है, नेचर है, बुझाने की विधियां हैं। मैंने इसलिए थोड़ा बता दिया कि किसी के यहाँ कभी भी कोई अकस्मात ऐसी बात आ जाती है तो सब कुछ हम लोग का टेलीफोन नंबर है 112 पर या 101 पर भी आप सूचना देंगे तो हमारे यहाँ 1 से 2 मिनट में गाड़ी निकल जाती है। हमारी गाड़ी हमेशा अप टू डेट रहती है, पानी भरा रहता है, कर्मचारी 24 घंटा ड्यूटी देते हैं और उनकी ड्यूटी ही लगाई जाती है कि अब आजकल फायर सीजन चल रहा है 1 मार्च से और अप्रैल में इतनी आगे लग रही है, 8-10 आग लग रही है। लापरवाही कहिए या जैसे कहिए, गेहूं के खेत जल रहे हैं। और जैसे आप लोग व्यक्ति की जीव रक्षा करते हैं, उसी तरह से हम लोग राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करते हैं। एक व्यक्ति का वो सामान नहीं जलता है, राष्ट्र की क्षति होती है, नाश होता है। तो इसलिए हमारे विभाग का प्रयास होता है कि जो पदार्थ जल रहा है वो तो जल ही गया, उसका तो रूप बदल ही गया, आधा जले या पूरा जले, लेकिन जो चीज बचा हुआ है उसके बगल का भवन हो, स्कूल हो, होटल हो, हॉस्पिटल हो, उद्योग हो, उसको हम जाके समय से बचा दें। मेरे विभाग का प्रयास यही रहता है और आप लोगों की सेवा में हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। मेरे विभाग का नामकरण भी 2024 से अग्निशमन सेवा एवं आपात सेवा हो गया है, क्योंकि हम अब आपातकाल के लिए भी आप लोगों की सेवा करने के लिए हो गए हैं, अग्निशमन के साथ साथ। और मैं बहुत समय ले लिया, इसके लिए क्षमा चाहूँगा और आप लोग का मैं सबको धन्यवाद दूंगा कि आज हमें बोलने का मौका मिला, अपने विभाग का एक परिचय देने का। इसके लिए मैं सबको आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कुछ केवल फायर एक्सटिंग्विशर लगता है, पैथोलॉजी है, केवल फायर एक्सटिंग्विशर लगता है, लेकिन ऑनलाइन करिए कि साहब का भी नाम हो, हम लोग का भी नाम हो, कि जिले में इतने रजिस्टर्ड है। आप लोग चाहेंगे, प्रयास करेंगे तो अगल बगल के जिलों से चंदौली अच्छा आपको बता दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया बंधु आए ना, मीडिया पर हम लोग नहीं, हाँ जी, अखबार में कहीं भेजे थे, सब चीज़ों का सूचना कहीं थी। हाँ, तो थोड़ी इस पर विशेष थोड़ी सी स्थितियाँ हैं, बट 2-3 चीज़ें हम जरूर आप लोगों से इंटरेक्ट करना चाह रहे थे। पहली तो बात ये कि जो CFO साहब ने बहुत ही डिटेल में सब बताया अपने विभाग के बारे में, और जो हमारे आपके कंसर्न जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो बहुत ही एक रेलिवेंट टॉपिक है, क्योंकि आप प्लीज़ वीडियो छोड़ दीजिए, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। हमारे इस 77वें स्थापना दिवस के संक्षिप्त कार्यक्रम के साथी बने। अभी सभी हमारे अधिकारीगण ने अपनी जो भी आपकी जिज्ञासाएं थी उनको शांत करते हुए, उनका निर्मूल करते हुए उन्होंने अपने
स्पष्ट सुझाव दिए हैं। मैं समझता हूँ सबका पालन सबने किया भी है। जो नहीं किए हैं उनके लिए भी सर ने कहा है कि जैसा कि हम उसका निरीक्षण कराते हैं, परीक्षण करते हैं, उस हिसाब से आप लोग कार्रवाई करेंगे। मेरा बस यही बात कहना है कि जैसा कि सर ने कहा उस बात को मैं फिर से दोहराते हुए मैं आप सबके सामने आग्रह करूंगा कि देखिए ये नियम या ये जो सूचनाएं आती हैं वो कोई एक व्यक्ति, एक अधिकारी या एक जिले के लिए नहीं, जैसा सर मैं उन्हीं को रिपीट कर रहा हूँ, उन्हीं बातों को रिपीट कर रहा हूँ। ये पूरे प्रदेश के लिए आती हैं। पहले देश में ये नीति निर्धारण होता है, फिर प्रदेश उसका अनुपालन करता है। तो जो मिनिमम रिक्वायर्ड नॉर्म्स हैं वो तो हमको वैसे भी पूरे करते हैं। अब उनको देखते हुए ही आप अपने कार्य की सीमा तय करें। मैं बस ये बात कहना चाहूँगा जो शायद सीएमओ साहब नहीं कह पाए। हम ये नहीं कहते कि अगर 10 बेड या 15 बेड करने पर क्या कह रहे हैं एसपीटी या क्या होता है वो करना पड़ेगा। मुझे भी उसके बारे में संज्ञान नहीं है कि उसकी कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, क्या खर्चा आएगा, और उसको जो पहले से सेप्टिक मेजर्स कर चुके हैं जो लोग, उनको और क्या चीज ऐड करना पड़ेगा। अभी तक तो हम ये जानते थे जो भी हमारे डिस्पोजल्स हैं, सेप्टिक सीवेज प्लांट है, वो एक ही तरीका होता था कि हम अपने अस्पताल में या कहीं भी अपने स्थान पर एक बड़ा 3 चैम्बर टैंक बनवाते थे और उनके माध्यम से उसका एक लास्ट में वाटरी डिस्पोजल होता था जो कि हमारे सीवेज